channel CommerceNet Crackers, and if you are watching this video for the first time, then don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest videos of my channel. फ्रेंड्स, हमारी एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ये सारा मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 3 है। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थीसिस format and style of referencing have been inappropriately followed. This is an example of option A, technical lapse on the part of the researcher, option B, ethical practice of the researcher, option C, inability of the researcher to write a thesis, or option D, lack of the commitment on the part of the researcher to write a thesis. हम ये चारों ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है टेक्निकल लैप्स। टेक्निकल लैप्स का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे अगर आप किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी एक स्टाइल को फॉलो नहीं करते हो तो उसे हम टेक्निकल लैप्स कहते हैं। कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे एक प्रोसेस है, दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, राइट। अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो तो आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो रेफरेंसिंग का स्टाइल है, एब्स्ट्रैक्ट का स्टाइल है, वो सभी स्टाइल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो वो एक टेक्निकल लैप्स होता है। यहाँ से आपको आंसर तो मिल जाएगा कि दैट इज टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। लेकिन ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी है अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ द रिसर्चर। जो यहाँ पे रिसर्च के एथिक्स होते हैं ना, वो आपको रिसर्च के दौरान फॉलो करने होते हैं। रिसर्च के एथिक्स में क्या आता है, जैसे कि आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यू शुड अवॉइड द सब्जेक्टिविटी जहाँ पे आपको अपने पर्सनल ओपिनियंस को नहीं देने हैं। फिर अगर आप एक ही रिसर्च को 3 पर्सन्स मिलके करते हो, तो अगर आप रिसर्च को पब्लिश करवाते हो तो वहाँ पे ये तीनों लोगों का नाम मेंशन करना पड़ेगा। आप अपने अकेले के नाम से उस रिसर्च को पब्लिश नहीं कर सकते। फिर जब आप किसी भी पर्सन का डेटा को यूज करते हो, फिर किसी भी पर्सन के मटेरियल का अगर आप यूज करते हो तो आपको उससे रेफरेंस जो होता है ना, वहाँ पे आपको उसका नाम मेंशन करना पड़ता है कि यस, यहाँ पे जो ये मटेरियल है वो मैंने इस पर्सन का यूज किया है। तो ये जो सारा है वो रिसर्च के एथिक्स है। लेकिन अगर आप किसी भी फॉर्मेट को, अगर स्टाइल को अगर फॉलो नहीं करते हो तो वो एक अनएथिकल पार्ट तो नहीं कहलाता। थर्ड है इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थीसिस। यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थीसिस क्यों नहीं आया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनएबिलिटी ऑफ द रिसर्चर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन एबल ही नहीं है रिसर्च करने के लिए तो वो रिसर्च ही नहीं करेगा। ऑप्शन डी है लेक ऑफ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर टू राइट अ थीसिस। अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो कमिटेड नहीं है तो वो रिसर्च की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं करता। तो वो कमिटमेंट जो है वो उसकी लेक ऑफ कमिटमेंट नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर निकल आएगा वो है टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। इसका सही आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ यूनिवर्सिटी टीचर intends to study the relationship between the level of aspiration and the achievement of the rural children. Which design of research will be the most appropriate in this context? यहाँ पे एक टीचर जो है वो क्या स्टडी करना चाहता है? The relationship between the level of aspiration and the achievement. The independent variable is the level of aspiration. यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है? लेवल ऑफ एस्पिरेशन। इंडिपेंडेंट अचीवमेंट ऑफ द रूरल चिल्ड्रन। तो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है द अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन को पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आप स्टडी करते हो कि द इम्पैक्ट ऑफ the impact of weight on the confidence level of the people, कि इंसान का जो वेट लेवल है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो वेट है कोई भी पर्सन का, उसे आप स्टडी करोगे। रिसर्चर जो है वो क्या किसी भी पर्सन के वेट को चेंज कर सकता है?
वो वेट को चेंज नहीं कर सकता, वो वेट को सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी का 60 kg वेट है तो आप ये नहीं कहोगे कि पहले आप अपने वेट को कम करो उसके बाद मैं आपको स्टडी करूँगा, नहीं, आपको उसी वेट को स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसकी जो एस्पिरेशन लेवल है, क्या रिसर्चर जो है उसके एस्पिरेशन लेवल को चेंज कर सकता है? उसके एस्पिरेशन लेवल को चेंज नहीं कर सकता, बट वो रिसर्च कर सकता है, उसे मेजर कर सकता है, उसे चेक कर सकता है ऑन द अचीवमेंट ऑफ द रूरल चिल्ड्रन। और जो उसके जो एस्पिरेशन लेवल है उसकी जो इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी आ चुकी है उसकी अचीवमेंट के ऊपर, राइट। चिल्ड्रन का एस्पिरेशन लेवल की जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी अचीवमेंट के ऊपर आ चुकी है। तो ये क्या हुआ? ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन हुआ, जहां पे आप लेवल ऑफ एस्पिरेशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आप उसे मेजर कर सकते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स जो पास्ट में हो चुका है, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो ऑलरेडी है उससे आप मेजर कर रहे हो ऑन द अचीवमेंट। तो ये जो है वो पास्ट है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने एक्स पोस्ट फैक्टो का जो डिटेलिंग दिया है, अगर आप उसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप इसे पढ़ सकते हो। Next question. In the post-positivist approach to the research, which of the following types of researchers got emphasized? अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है तो वहां पे कौन से रिसर्च को एम्फोसाइज किया जाता है? पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिविज्म क्या होता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। ये दोनों अप्रोच को आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के डिफरेंस को, मटेरियल को ऐड किया है। पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म आर्ग्यूज दैट रियलिटी कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू द साइंटिफिक इनक्वायरी। ये जो पॉजिटिविज्म का जो अप्रोच है, वहाँ पे जो थ्योरिस्ट थे वो क्या मानते थे कि ये जो रियलिटी है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। इट मीन्स अगर आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, किसी भी चीज को अगर आप लॉजिकली स्टडी कर सकते हो, तो ही वो ट्रू नॉलेज कहलाएगा, तो ही वो एक सही नॉलेज है, अदरवाइज वो एक सही नॉलेज नहीं है, राइट। जैसे कि किसी भी इंसान का जो वेट है वो 50 kg है, इसे आप क्वांटिफाई कर सकते हो, इसे आप मेजर कर सकते हो, इट मीन्स ये एक वैलिड नॉलेज है। अगर आप किसी भी चीज को साइंटिफिकली, किसी भी चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो वो आप वैलिड नॉलेज के जो दायरा है उसमें आप नहीं रख सकते, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिविज्म अप्रोच। जब ये कौन सा अप्रोच होगा? ये क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज मानते थे कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो वो एक वैलिड नॉलेज नहीं कहलाएगा। द नॉलेज इज ऑलवेज मेजरेबल। वो जो नॉलेज है उसे आप ऑलवेज मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड द नॉलेज कैन बी वेरीफाइड थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और आप किसी भी चीज को अगर नहीं देख सकते तो आप उस चीज को परफेक्टली नॉलेजेबल नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में सभी लोग क्या बिलीव करते थे कि ये जो हमारी अर्थ है वो मूव नहीं करती, बट मूव कौन करता है? सन और मून जो है वो मूव करते हैं हमारी अर्थ के अराउंड। लेकिन गैलीलियो आया। गैलीलियो ने क्या किया? उसने एक टेलीस्कोप को फाइंड आउट कर दिया, इन्वेंट कर दिया, राइट। ये जो टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया गैलीलियो ने, उसने बता दिया कि ये देखो, ये जो हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है सन और मून के अराउंड, ना कि सन और मून जो है वो मूव करता है हमारी अर्थ के अराउंड, राइट। तो यहाँ पे क्या किया कि आप उस चीज को देख पाए पहले, उसके बाद आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आपने चेक किया, मेजर किया कि यस दिस इज द फैक्ट कि हमारी जो अर्थ है वो मूव कर सकती है, वो मूव करती है, इसीलिए डे एंड नाइट होती है, राइट। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच में यही कहा गया कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते, किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो वो चीज सही नॉलेज के दायरे में नहीं आएगा। तो ये जो है वो पॉजिटिविज्म की अप्रोच है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो क्यों आया? इट इज डेवलप्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉजिटिविज्म।
पॉजिटिविज्म अप्रोच के कई सारे क्रिटिसिज्म थे, उसी के बेसिस के ऊपर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है। जैसे कि अगर आप किसी भी इंसान को पूछते हो आर यू हैप्पी और नॉट, तो वो क्या कहेगा, यस आई एम हैप्पी और नो आई एम नॉट हैप्पी, ये दोनों में से कोई एक आंसर देगा, राइट। तो यहाँ पे आपने यस और नो में क्वांटिफाई तो कर दिया, लेकिन हाउ मच यू आर हैप्पी, हाउ मच यू आर सैड, कैन यू क्वांटिफाई दिस? नो। आप कितने खुश हो, आप कितने दुखी हो, आप कितने इमोशंस हो, राइट। तो ये सारी चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, उसे आप फील कर सकते हो, राइट। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच इसीलिए आया कि आप सभी चीजों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। कई सारी चीजें ऐसी होती है वर्ल्ड में जिससे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसे आप देख भी नहीं सकते। अगर कोई इंसान दुखी है, सैड है, तो हो सकता है कि वो अपने चेहरे के ऊपर खुशी लेके फिरता हो और आपको लगता हो कि नहीं वो तो खुश है, वो दुखी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, वो गलत भी तो हो सकता है, राइट। तो ये जो है वो बेसिक लिमिटेशन थी पॉजिटिविज्म अप्रोच की, इसी के बेसिस के ऊपर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच आया। अज्यूम्स दैट रियलिटी कैन नेवर बी फुल्ली नोन। अगर कोई इंसान दुखी है तो वो कहेगा कि यस मैं दुखी हूँ, लेकिन वो कितना दुखी है वो आप कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिमिटेशंस आ जाती है कि आप उसी चीज को मेजर कर सकते हो, उसी चीज को देख सकते हो जो रियलिटी में है, लेकिन किसी की फीलिंग्स जो है जिससे आप देख नहीं सकते, राइट। तो ये क्या है, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है। इससे देख के आप समझ गए होंगे कि ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। जहाँ पे पॉजिटिविज्म अप्रोच था वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो है क्वालिटेटिव अप्रोच है। इसका जो है वो मैंने डिफरेंस भी दिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे पॉजिटिविज्म अप्रोच में क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, जिससे हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। इसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है। अगर कोई पर्सन दुखी है तो वो खुद ही दुखी है, राइट। तो एक सब्जेक्ट के वाइज अलग अलग होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और ये पॉजिटिविज्म अप्रोच है वो साइंटिफिक है, जहाँ पे किसी भी चीज को आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो ही आप वैलिड कहोगे, अदरवाइज उसे वैलिड नहीं कहोगे। और ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो अप्रोच है वो एक इंटरप्रेटिव अप्रोच है। इंटरप्रेटिव अप्रोच मीन्स वो कितना दुखी है, वो कितना हैप्पी है, उससे आप अपने तरह से इंटरप्रेट करते हो, मीन्स सब्जेक्टिव है। ये जो है वो ट्रेडिशनल व्यू है कि हम सभी चीजों को मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज वो वैलिड नॉलेज ही नहीं है, ये एक ट्रेडिशन व्यू है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच में कह दिया कि नो, इट इज नॉट अ रियलिटी, कि अगर किसी भी चीज को आप मेजर नहीं कर सकते तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वैलिड नॉलेज ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज रिलेटेड टू रियलिस्टिक एंड इट इज अ क्रिटिकल रियलिस्टिक, राइट। आई होप कि ये डिफरेंस से आपको क्लियर हो चुका होगा कि पॉजिटिविज्म अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच में क्या डिफरेंस है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में पूछा है, द क्वेश्चन इज अबाउट द पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। वहां पे कौन से रिसर्चेस होते हैं? फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, थर्ड है एथनोग्राफी रिसर्च, फोर्थ एक्सपेक्टिव रिसर्च एंड सिक्स्थ एक्शन रिसर्च। इन सभी रिसर्च के टाइप में से कौन से रिसर्च ऐसे होते हैं जहां पे पोस्ट पॉजिटिविज्म के अप्रोच को फॉलो किया जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि कभी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉपरली बेस्ड है पॉजिटिविज्म अप्रोच के बेस के ऊपर। यहाँ पे आप चीज़ों को मेजर कर सकते हो प्रॉपरली। आप किसी भी चीज़ के एक्सपेरिमेंट कब कर सकते हो? जब आप किसी भी चीज़ के बारे में क्वांटिफाइड डाटा कलेक्ट करते हो। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आंसर आएगा ही नहीं। एंड जो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च भी एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। कौन सा रिसर्च है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है, कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है। तो आपका आंसर जो वो यहीं से ही निकल जाएगा कि जो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, जहाँ पे आप किसी भी फिनोमिना को स्टडी करते हो, किसी भी प्रोसेस को स्टडी करते हो, वो एक फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च होता है। एथनोग्राफिक रिसर्च, जहाँ पे आप ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर को स्टडी करते हो, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। एंड जो एक्शन रिसर्च, जो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो सभी पर्सन की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। कोई पर्सन डिफिकल्ट सिचुएशन को जब वो फेस कर रहा होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करता है, तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। और यहाँ पे जो एक्शन रिसर्च जो है वो भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो यहीं से ही आपका आंसर निकल आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पॉजिटिविज्म अप्रोच एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के अप्रोच का जो ये
MCQ है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following sequences represents the most logical sequence in doing the research? फ्रेंड्स, रिसर्च की जो एक प्रॉपर प्रोसेस है उससे आपको पता होना चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए हम यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो रिसर्च की प्रोसेस है जिसे मैंने दिया है। अगर आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। जहाँ पे फर्स्ट स्टेज है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, देन सेकंड है रिव्यू द लिटरेचर, थर्ड है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, फोर्थ है डिजाइन द रिसर्च, फिफ्थ है कलेक्टिंग द डेटा, सिक्स्थ है एनालाइजिंग द डेटा एंड सेवंथ है इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। अब हम यहाँ पे आंसर देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी एग्जाम में प्रोसेस पूछा जाएगा तो वो कभी भी एज इट इज नहीं पूछेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, देन सेकंड स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू का, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लिटरेचर रिव्यू नहीं है। तो फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। तो आपको पूरी की प्रोसेस याद रखनी है। वो प्रोसेस के स्टेप में से एनटीए कभी भी कहीं से भी उठा लेगा कि थर्ड स्टेप से उठा लिया या फिर फोर्थ स्टेप से स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इसी प्रकार से आपको सभी स्टेप्स को प्रॉपरली याद रखना है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। The fifth question is hypothesis testing is the main concept of which type of research? Experimental research, historical research, survey research और exegetic research। आपको इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल गया होगा तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में भी जो आपका जो हाइपोथेसिस है वो बनाना कंपलसरी नहीं होता, और एक्सेजेटिक रिसर्च है वो भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो यहाँ पे आपका आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करके उसकी जो इफेक्ट है उससे आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक करते हो और हाइपोथेसिस बना के उसे मेजर करके उसे टेस्ट कर देते हो, राइट। तो इसका जो आंसर है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।